मैं हूं पृथ्वी, वो पृथ्वी जिसने इस ज्ञात ब्रह्मांड के अंदर अपने ऊपर जीवन संजो कर रखा है, जिसकी जमीन में जीवन का अंकुर फूटा है, जो पानी को बर्फ के रूप में भी रखती है, भाप के रूप में भी रखती है और कल कल बहती नदियों के रूप में और समुद्र के रूप में भी रखती है। पृथ्वी जिस पर पेड़ पौधे लहराते हैं, जिस पर जीवन किलकारियां मारता हुआ घूमता है, और यह इस ज्ञात ब्रह्मांड में एक लौता ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। यहां पर जीवन होने की वजह से ही मैं स्वयं को जीवित ग्रह मानती हूं और सौभाग्यशाली हूं कि इतने बड़े ब्रह्मांड में मुझ पर ही जीवन सौंपा गया है और मैं अपनी इस जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ रही हूं। जिस पृथ्वी पर आप निवास करते हैं, आज से करोड़ों साल पहले मेरा अस्तित्व ऐसा नहीं था। ये वो समय था जब मैं आग के गोले की तरह धधक रही थी। मेरा तापमान इतना ज्यादा था कि आज का मनुष्य पैर रखने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था। लेकिन आज यदि देखा जाए तो मैं एक विचित्र ग्रह हूं और आज तक मनुष्य ने अंतरिक्ष में जितने भी ग्रहों की खोज की है, मुझ जैसा ग्रह कोई नहीं खोज पाया है। मेरी जो बात सबसे ज्यादा मुझे खास बनाती है वो है यहाँ पर मौजूद मानव जैसा इंटेलिजेंट जीव, जो कि पूरे ब्रह्मांड में खोजी के तौर पर अपना काम कर रहा है। मेरी इस धरा पर बहुत सारे जटिल जीवन और जीव मौजूद हैं जो सोचने की क्षमता रखते हैं। मनुष्य के अनुसार ये बहुत ही रेयर चीज है। आखिर पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई? कैसे हजारों डिग्री तापमान पर तपने वाला ये ग्रह हैबिटेबल जोन में आ गया और इस पर इंसानों जैसे इंटेलिजेंट जीव आ गए। मैं आज अपने जन्म से लेकर मुझ पर जन्मे पहले जीव से लेकर आज के हालात तक की पूरी यात्रा करवाऊंगी। हमारे ब्रह्मांड में ज्यादातर तारों का जन्म धूल और गैस के बड़े ही विशाल बादलों से हुआ, जिसे वैज्ञानिक नेबुला कहते हैं। हमारे सूर्य की फॉर्मेशन भी कुछ ऐसे ही हुई थी। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारे सूर्य की जगह एक बहुत बड़ा सा बादल हुआ करता था, जिसके अंदर धूल और गैस भरी हुई थी। इस बादल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना था। उस समय इस बादल के आसपास एक तारा भी मौजूद हुआ करता था, जो अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर था। करीब 4.6 अरब साल पहले उस तारे में सुपरनोवा विस्फोट हुआ और उस धमाके से निकलने वाली शॉक वेव्स हमारे पूरे सोलर सिस्टम में फैल गई, यानी कि जो उस समय नेबुला था उसमें फैल गई, जिसकी वजह से बादल के अंदर मौजूद धूल के कण दबाव की वजह से एक जगह पर एकत्रित होने लगे। इस विशाल बादल के केंद्र में अब एक चीज सिमटने लगी थी और केंद्र की डेंसिटी बढ़ने लगी थी। हर कोई केंद्र की ओर भागा जा रहा था। अब जैसे जैसे इस बादल के केंद्र की डेंसिटी बढ़ रही थी, वैसे वैसे इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ रहा था। वैसे वैसे इसके बीच में जमा होने वाले कणों में संघर्ष बढ़ रहा था। इस वजह से और ज्यादा मैटर इसकी ओर खिंचता चला जा रहा था। फिर इस गैस और मैटर से मिलकर इस मलबे के केंद्र में एक तारे ने जन्म लिया, यानी कि सूर्य जन्म ले रहा था। और ये वही सूर्य है जिसे आप आज देखते हैं और इसे ही जीवन का स्रोत माना जाता है। कुछ साल बीतने के बाद सूरज मैटर कलेक्ट करते करते इतना विशाल हो गया, जब सूर्य के केंद्र में इतना प्रेशर और तापमान उत्पन्न होने लगा कि वह अपने केंद्र में मौजूद हाइड्रोजन को फ्यूज करने लगा। फ्यूज करने से मेरा मतलब है कि 2 हाइड्रोजन एटम को मिलाकर इसके हीलियम बनाने लगा। इस प्रक्रिया में बहुत भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होने लगी। यह एनर्जी आज हमें सूरज की रोशनी के रूप में दिखाई देती है और यह प्रक्रिया लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है। सूर्य ने बादल का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने अंदर खींच लिया था, लेकिन अभी भी उसके आसपास बहुत सारा मैटर मौजूद था, जिसे वैज्ञानिक एक्रेशन डिस्क के नाम से बुलाते हैं। बादल का यह हिस्सा आपकी पृथ्वी यानी कि मेरे फॉर्मेशन के लिए एक बहुत ही अहम रोल निभाने वाला था। सूर्य के आसपास मौजूद गैस, धूल और पत्थरों के कण गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ने लगे। जो भारी मैटर मौजूद था, उन्हें सूरज के चारों ओर घूमकर बड़े बड़े गोल पत्थरों का निर्माण किया। ये पत्थर असल में कुछ और नहीं बल्कि हमारे सूर्यमंडल में मौजूद ग्रहों की शुरुआत भर थी। यानी सूर्य के आसपास पहले मलबे ने इकट्ठा होकर हमारे सौरमंडल में ग्रहों का निर्माण किया। उस समय हमारा सूर्यमंडल
स्टेबल नहीं हुआ करता था और इसमें लगातार टकराव, धमाके और कोलिजन हुआ करते थे। सूर्य से करीब 15 किलोमीटर दूर मैं भी अपने निर्माण प्रक्रिया से गुजर रहा था। आगे चलकर सिर्फ इस सौरमंडल ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे अनोखा ग्रह बनने वाला था। मैं बात कर रहा हूं अपने जीवन की शुरुआत की, अपनी फॉर्मेशन की, अपने जन्म की। उस समय यह पृथ्वी आज के जैसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी। न मुझ पर पानी मौजूद था और न ही पेड़ पौधे, जिसका अर्थ है वह आज की तरह हरे और नीले रंग का दिखाई नहीं देता था, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ पत्थरों से बनी हुई थी। ये पत्थर भी बड़े गर्म हुआ करते थे और मैं एक ऊंचे तापमान पर, यानी आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा तापमान पर अपना जीवन गुजार रही थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल रही थी। मेरा तापमान नीचे गिर रहा था, लेकिन तभी मंगल और पृथ्वी के बीच में मौजूद एक छोटा सा ग्रह बड़ी तेजी से मेरी ओर बढ़ने लगा। जैसे कि मैंने बताया, सौरमंडल में कुछ भी अपनी जगह पर नहीं था, व्यवस्थित नहीं था। सब कुछ उथल पुथल था, अनस्टेबल था। चारों ओर उथल पुथल मची हुई थी और आज से करीब 4.5 अरब साल पहले थिया नाम का एक ग्रह मुझसे टकरा है। यह मेरे जीवन के इतिहास में सबसे बड़ा धमाका था। यह ग्रह मुझसे इतनी तेजी से टकराया कि हम दोनों एक दूसरे में समा गए। इस टक्कर से बहुत सारा मटेरियल बाहर निकलकर अंतरिक्ष में चला गया और मेरे ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस धमाके के बाद हमारी पृथ्वी का तापमान बड़े लंबे समय के लिए बहुत गर्म रहा होगा। अगर उस समय मुझ पर कुछ दिख रहा था तो वो थे लावा के समंदर, जैसा कि आप मेरे पड़ोसी शुक्र पर आज देख सकते हैं। उस समय मुझ पर नरक जैसी स्थिति बनी हुई थी, लेकिन मेरे ऑर्बिट में घूम रहे उस मलबे ने इकट्ठा होकर एक और चीज का निर्माण किया, और वो चीज कोई और नहीं बल्कि हमारा प्रिय चांद है। आपने सही सुना, चांद भले ही दिखने में बड़ा सुंदर लगता हो, लेकिन उसकी फॉर्मेशन एक बड़ी तबाही से हुई थी। थिया ग्रह का मुझसे आकर टकराने की वजह से नुकसान कम बल्कि फायदा ज्यादा हो गया। हालांकि कुछ समय के लिए उसने मुझे उथल पुथल कर दिया था, परंतु चांद को देखकर मुझे थोड़ी प्रसन्नता हुई। यह बात सच है कि इससे मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन आगे चलकर यही नुकसान बहुत ज्यादा खास साबित होने वाला था। धीरे धीरे मुझ पर मौजूद गर्मी खत्म होने लगी और मेरा तापमान वापस से नॉर्मल होने लगा। वहीं अब मेरे चारों ओर चक्कर लगाने वाला चांद भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। आज से करीब 4.4 अरब साल पहले पृथ्वी में एक अलग ही प्रक्रिया चल रही थी। यह पृथ्वी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसकी वजह से पृथ्वी का इंटीरियर स्टेबल हो गया था। मैंने अपने आप को अच्छी तरीके से स्टेबल करने के लिए मेरे अंदर जितनी भी भारी चीजें थी उनको धीरे धीरे अपने सेंटर की ओर सेटल कर दिया। वहीं अब मेरे अंदर मौजूद हल्के एलिमेंट्स मैंने बाहरी सतह की ओर रखे और इस तरह से पूरी तरह से मेरा स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका था। सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन कुछ अरब सालों में मुझ पर एक बहुत बड़ा प्रलय आने वाला था। हमारा सूर्यमंडल अभी भी नया था और इसमें से बहुत सारे पत्थर मौजूद थे जो सौरमंडल में आवारा घूम रहे थे। ऐसे ज्यादातर पत्थर सूर्यमंडल के बाहरी इलाके में मौजूद थे जो सूरज के गुरुत्वाकर्षण की वजह से अंदर की ओर खींचे चले आ रहे थे। आज से करीब 3.8 अरब साल पहले मुझ पर ऐसे ही बहुत सारे पत्थरों की बारिश हुई। मेरे इतिहास के इस पन्ने को वैज्ञानिक लेट हैवी बम्बार्डमेंट का नाम देते हैं। इस घटना ने मुझे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मुझ पर गिरने वाले पत्थर बहुत ही विशाल थे और यह मुख्यतः बर्फ के बने हुए थे। जैसे ही ये पत्थर मुझसे आकर टकराए, इनमें मौजूद सारी बर्फ पिघलने लगी और ज्यादा तापमान होने की वजह से भाप में बदलने लगी। इस भाप ने मेरे वायुमंडल को पूरी तरह से ढक लिया और फिर शुरुआत हुई एक बहुत ही भारी बारिश की, जो आगे कई लाख सालों तक चलती रही। इसी वर्षा की वजह से आज मुझ पर समुद्र और महासागरों की फॉर्मेशन हुई और फिर एक ऐसा जल चक्र बना जो आज भी जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आज भी मेरे ऊपरी सतह का 71% हिस्सा पानी है और यही जीवन का सबसे बड़ा स्रोत भी है। लेट हैवी बम्बार्डमेंट के समय मैं इकलौता ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं था जो इन पत्थरों की मार को झेल रहा था। मेरा चक्कर लगा रहे चांद पर भी यह विशाल पत्थर टकराए और बहुत बड़े गड्ढों की फॉर्मेशन की। ये गड्ढे आज भी चांद पर दाग के रूप में दिखाई देते हैं और अब तो चांद पर
जाने वाले बहुत सारे मिशनों ने इन्हें बड़ी करीब से अध्ययन किया है। इसी घटना की वजह से मेरे आसपास एक महत्वपूर्ण चीज आ चुकी थी, वो था पानी। लेकिन पानी के साथ साथ उन पत्थरों में एक और ऐसी चीज थी जो सब कुछ बदलने वाली थी, जो मुझे इस ज्ञात ब्रह्मांड में एक अलग स्थान देने वाली थी। वह चीज थी अमीनो एसिड, जो कि जीवन के लिए बहुत ही जरूरी तत्व था। इसके अलावा इन एस्टेरॉयड के साथ कई जरूरी खनिज भी मुझ तक पहुंचे थे और मैंने उन्हें संजोकर जीवन की और एक कदम बढ़ाया था। समुद्र की गहराई में इन अमीनो एसिड ने खनिज के साथ मिलकर पहली बार जीवन का बीज बोया, जो आज भी ब्रह्मांड में सबसे अलग और अनोखा है। हम बात कर रहे हैं जीवन की, जो असल में मुझे पृथ्वी बनाता है। आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र में पहली बार जीवन की शुरुआत हुई थी। यह आज मिलने वाले जीव जंतुओं से पूरी तरीके से अलग था। यह जीव बैक्टीरिया की फॉर्म में था, लेकिन इनकी संख्या धीरे धीरे समुद्र की गहराई में बढ़ती जा रही थी। जल की वजह से मेरा तापमान धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन ऊपर से मैं पूरी ठंडी होने की वजह से अंदर की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसी वजह से मेरी सतह के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी निकलने लगे। मुझ पर हालात कुछ इस कदर हो गए थे कि लाखों सालों तक मेरे अंदर से ज्वालामुखी निकलते रहे। इन ज्वालामुखी की वजह से मेरी सतह का निर्माण होने लगा, यानी कि जमीन बनने लगी। आज से करीब 300 करोड़ साल पहले धीरे धीरे मेरा वातावरण स्थिर होने लगा था। लाखों साल गुजरने के बाद समुद्र के अंदर जन्मे जीव धीरे धीरे विकसित होने लगे थे। अब मुझे जीवन के संदेश साफ सुनाई देने लगे थे। अब यह समुद्र के जीव धीरे धीरे झुंड बनाकर रहने लगे। लेकिन इस वक्त तक भी हमारी पृथ्वी पर एक ही चीज की कमी थी, और वो थी ऑक्सीजन। लेकिन करीब 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहली बार ऐसे जीवों का जन्म हुआ जो जिंदा रहने के लिए पानी के अंदर मौजूद खनिज और सूर्य की रोशनी ले रहे थे। लेकिन वह जीव मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर फेंक रहे थे। धीरे धीरे ही माइक्रोबैक्टीरिया मेरे वातावरण में बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को छोड़ने लगे। यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों तक ऐसे ही चलती रही, जिसके परिणाम से मेरे वातावरण में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन आ गई। लेकिन अब समय बीतने के साथ साथ मेरे अंदर हलचलें होने लगी। टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार आने की वजह से मेरे अंदर मौजूद लावा कई सालों तक जमीन पर उबलता रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि जमीन के अंदर मौजूद लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर आने लगा। ये भयानक विस्फोटों के कारण पृथ्वी यानी कि मेरे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। अब मेरा वातावरण इन कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों से घिर चुका था, जिसकी वजह से एसिड की बरसात शुरू हो गई, और इसी वजह से मेरे वातावरण में मौजूद ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जमीन पर जम गया और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि पृथ्वी का तापमान तेजी से घटने लगा, और तापमान इतना ज्यादा घट गया कि मेरे ऊपर मौजूद पानी बर्फ के रूप में बदल गया। मुझ पर पहली बार भयंकर आइस एज आया, यानी कि हिमयुग आया। सफेद बर्फ ने पूरी तरह से मुझे अपने आगोश में ले लिया था, जैसे कोई सफेद चादर ओढ़ कर बैठा हो। इसी कारण मैं लाखों सालों तक इसी हालात में इसी बर्फ के नीचे ढकी रही। फिर से मेरे अंदर से गर्मी और ज्वालामुखी के रूप में बाहर आने लगी। इन ज्वालामुखी विस्फोटों ने मुझ पर मौजूद बर्फ को पिघाल दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे फिर से मेरा वातावरण सामान्य होने लगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस समय तक समुद्र की गहराई में मौजूद सूक्ष्म जीव पूरी तरह से बदल चुके थे, और अब यह जीव ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल करने में इस्तेमाल करने लग गए थे। समुद्र के अंदर एक नई दुनिया पनप चुकी थी। पानी के अंदर अलग प्रकार के समुद्री पौधे भी उगने लगे थे। ऑक्सीजन के इस्तेमाल से वह एक कोशिकीय जीव अब कई प्रकार के जीवों में बदल चुके थे। इनमें एक ऐसा जीव भी था जिसका नाम पिकाया था। इस जीव ने अपने शरीर के अंदर कुछ अजीब ही विकसित कर लिया था, और वह थी रीढ़ की हड्डी। वही रीढ़ की हड्डी जिसके बलबूते आज हम बैठकर ही वीडियो बना भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। मगर फिर से मुझ पर ज्वालामुखी फूटने शुरू हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड ने वातावरण को गर्म कर दिया, मगर फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो गई। पृथ्वी पर एसिड की बारिश होने लगी, जिसके कारण फिर से मेरा तापमान गिरने लगा। तापमान गिरने से मेरी सतह फिर से बर्फ से ढकने लगी। ऐसा हजारों सालों तक चलता रहा, जिसकी वजह से समुद्र के अंदर मौजूद जीव वातावरण के हिसाब से अपने आप को विकसित करते गए। लेकिन इस विषम परिस्थिति में कई सारे समुद्री जीव और जंगल खत्म हो गए। जो बच गए वो पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए, और अब हजारों सालों बाद समुद्री पौधे बर्फ की वजह से पूरी तरह मरते या फिर सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे।
जब फिर से ज्वालामुखी ने पृथ्वी की बर्फ को पिघालना शुरू किया, तब यह समुद्री पेड़ जल्दी ही विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर आने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगे। लेकिन अभी भी मेरी जमीनी सतह बिल्कुल बंजर पड़ी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे पास ओजोन नाम की लेयर नहीं थी। लेकिन फिर ऑक्सीजन ने सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखकर एक भारी ओजोन लेयर का निर्माण आरंभ किया। फिर आज से करीब 48 करोड़ साल पहले मुझ पर बहुत कुछ बदल चुका था। मेरी सतह पर पेड़ पौधे उग चुके थे। मेरी ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ और धीरे धीरे अलग प्रकार के पेड़ पौधे ने पृथ्वी की सतह पर जगह बना ली। लेकिन इसी समय कई सारे समुद्र जीव धीरे धीरे समुद्र से बाहर निकलकर जमीन पर चलना सीखने लगे और जमीनी जानवरों में बदल गए। एक समय ऐसा आया जब इन्हीं में से एक कॉम्प्लेक्स जीव ने समुद्र से बाहर निकलकर जमीन पर कदम रखा और वहां पर जीना सीख लिया। ये ऐसे जीव थे जो समुद्र और जमीन दोनों पर आसानी से जिंदा रह लेते थे। आज भी हमारी पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे जीव मौजूद हैं। इन्हें एम्फीबियस कहा जाता है, जैसे कि मगरमच्छ उन्हीं में से एक जीव है। करोड़ों सालों के विकास क्रम के बाद यह जानवर पूरी तरह से जमीन पर रहने के लायक बन चुके थे। मेरी ज्यादातर जमीन एक जगह पर इकट्ठा हो चुकी थे, जिससे आज हम पेंजियम महाद्वीप के नाम से जानते हैं। मेरा तापमान और वातावरण बिल्कुल स्थिर हो चुका था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर आकर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। यही जीव आगे चलकर डायनासोर में परिवर्तित हो रहे थे और फिर मैमल्स और आगे जाकर इंसान बनने वाले थे। समय के साथ यह जीव धीरे धीरे डायनासोर में बदलते गए। जिन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए, उनका शरीर लंबा और विशाल हो गया। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिस कारण वह छोटे और काफी आक्रामक होते चले गए। लेकिन फिर से मेरा वातावरण बदलने लगा। एक बार फिर से पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगी और इसी वजह से तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसने पृथ्वी पर अकाल की स्थिति पैदा कर दी। और इस अकाल ने मुझ पर मौजूद 90% पेड़ पौधों और जीव जंतु को खत्म कर दिया। कुछ प्रतिशत ही जीव इस अकाल में जिंदा बच पाए थे, जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जमीन के अंदर रहना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर कुछ हजार सालों के बाद मेरा वातावरण सामान्य होने लगा। मेरी ज्यादातर जमीन एक ही जगह इकट्ठी होने की वजह से जमीन बंजर और रेगिस्तान हो चुकी थी। मगर अब फिर से मुझ पर हरियाली पड़ने लगी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, वही हरियाली बहुत ज्यादा बढ़ गई और अब जो कुछ प्रतिशत जानवर उस अकाल में बच गए थे, उन्होंने बड़े बड़े डायनासोर का रूप धारण कर लिया था। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंगिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया, क्योंकि इसके टुकड़े होने से बंजर जमीन कम हो सकती थी। पेंजिया के टूटने की वजह से मेरी ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके कारण मुझ पर हरियाली बढ़ती चली गई, जिसके कारण डायनासोर की और ज्यादा प्रजातियां विकसित होती गई। डायनासोर आने वाले करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर राज करते रहे, जिसमें कुछ डायनासोर उड़ने वाले भी विकसित हो गए। जंगलों से लेकर आसमान तक डायनासोर का उस समय पृथ्वी पर कब्जा हुआ करता था। कुछ डायनासोर पेड़ पौधे खाकर अपने आप को जिंदा रखे हुए थे, तो कुछ मांसाहारी डायनासोर भी मौजूद थे, जो आपस में शिकार करके अपने आप को जिंदा रख रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद 6.5 करोड़ साल पहले उनके साथ एक ऐसी घटना घटी, जिन्होंने डायनासोर के साथ साथ मेरी बहुत सारे जीवन को नष्ट कर दिया था। उसने मानव जिंदगी को आग की भट्टी में झोंक दिया था। वो घटना थी कैसे उल्कापिंड के मुझसे टकराने की। इसके टकराने के बाद पृथ्वी पर लगभग जीवन खत्म हो चुका था, परंतु मैंने जीवन को बचाने के लिए अपने हर संभव प्रयास किए और एक बार फिर से एक नए जीवन की शुरुआत हुई। एक बार फिर से मेरा जमीनी इलाका हरा भरा हुआ और एक बार फिर से इसमें जानवरों की चीखें, किलकारियां और उनके मधुर स्वर गूंजने लगे। धीरे धीरे ये जानवर विकसित होते गए और आज के इंसान के रूप में भी हमें